प्रश्न संख्या 48 से 51 तक दिए गए परिच्छेद पर आधारित है। परिच्छेद इस विषय पर केंद्रित है, इस बिंदु की चर्चा करता है कि किस प्रकार महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक गरीब, कहीं अधिक निर्धन है, और इस स्थिति को एक नई अवधारणा के रूप में जाना जाता है जिसका नाम है गरीबी का स्त्रीकरण, अर्थात गरीबी किस प्रकार महिलाओं में अधिक व्याप्त है, उसके क्या कारण है। इस अवधारणा के अंतर्गत इस पर चर्चा की जाती है और परिच्छेद में इसी अवधारणा पर चर्चा की गई है। परिच्छेद आपके समक्ष है, परिच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गरीबी के स्त्रीकरण पर लेखक के विचार से सहमत रखता हैं। दो कथन दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन गरीबी के स्त्रीकरण पर लेखक के विचार से सहमत है, या दोनों ही कथन सहमत हैं, या दोनों कथन सहमत नहीं है। कथन एक, यह साधारण अर्थ में गरीबी के कुछ आयामों से आगे ध्यान ले जाता है। कथन दो, इसने लघु वित्त कार्यक्रमों और आय सृजन गतिविधियों के क्षेत्र में परिणाम दिया है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि दोनों ही कथन लेखक के विचार से सहमत नहीं, अर्थात दोनों ही कथन परिच्छेद के अनुसार सही नहीं है। परिच्छेद में कहीं भी यह चर्चा नहीं है कि गरीबी के स्त्रीकरण ने गरीबी के कुछ खामियों से ध्यान भटकाया है, या वह कुछ आयामों से आगे ध्यान ले जाता है, अर्थात गरीबी के स्त्रीकरण से भी आगे, उससे इधर उधर, उससे विचलित बिंदुओं तक ले जाता है। दूसरा कथन भी सही नहीं है, क्योंकि गरीबी के स्त्रीकरण ने लघु वित्त कार्यक्रमों और आय सृजन गतिविधियों के क्षेत्र में परिणाम दिया गया है, ऐसी कोई चर्चा परिच्छेद में नहीं की गई है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन उद्धरण में वर्णित नहीं है हैं। 4 बिंदु दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि कौन सा परिच्छेद में वर्णित नहीं है। पहला है गरीबी के अनुभव, दूसरा असफल गरीबी उन्मूलन रणनीतियां, तीसरा गरीबी का वैचारिक संदर्भ, चौथा लिंग से संबंधित भिन्न भिन्न आंकड़ों की कमी। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि 1, 3 और 4 ये तीनों ही बिंदु उद्धरण में वर्णित है। इसके लिए हम परिच्छेद की पंक्तियों पर विचार कर सकते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक संदर्भों पर निर्भर गरीबी और लैंगिक विषमता के विविध आकार और रूपों से कठिनाई पैदा होती है। पुनः इस पंक्ति पर विचार, दूसरी पंक्ति पर विचार कर सकते हैं, कई देशों में लिंग से संबंधित भिन्न भिन्न आंकड़ों की कमी एक और समस्या है। और फिर हम इस एक और पंक्ति को संदर्भ में ला सकते हैं कि यद्यपि इस विचार को त्याग नहीं दिया गया है, गरीबी के अनुभवों में लैंगिक विषमता को परित्यक्त नहीं किया गया है, गरीबी और लैंगिक विषमताओं का एक अधिक सूक्ष्मता युक्त और जटिल विश्लेषण उभर रहा है। केवल कथन दो कि गरीबी उन्मूलन के लिए असफल रणनीतियां बनाई गई, या गरीबी उन्मूलन के लिए बनाई गई रणनीतियां असफल रहीं, ऐसी कोई चर्चा इस परिच्छेद में नहीं की गई है। अतः प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है कि बिंदु संख्या 2 अर्थात दूसरा जो बिंदु दिया गया है, जो दूसरा विषय उठाया गया है, असफल गरीबी उन्मूलन रणनीतियां, इसका उल्लेख परिच्छेद में नहीं है। बाकी तीनों ही बिंदु परिच्छेद में उल्लिखित हैं और प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार करें। पहली मान्यता, गरीबी का स्त्रीकरण अनुभव सिद्ध आंकड़ों की कमी के कारण हुआ है। दूसरी मान्यता, गरीबी में लैंगिक मुद्दों की समझ महत्वपूर्ण है। और प्रश्न यह पूछा गया है कि प्रदत्त उद्धरण या परिच्छेद के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सी मान्यता या मान्यताएं वैध हैं, अर्थात दोनों में से कोई एक मान्यता वैध है, या दोनों ही मान्यताएं वैध हैं, या दोनों ही मान्यताएं वैध नहीं हैं। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए
यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि जो पहली मान्यता दी गई है प्रश्न में वह वैध नहीं है, क्योंकि उद्धरण में कहीं भी यह चर्चा नहीं की, उद्धरण में या परिच्छेद में कहीं भी यह चर्चा नहीं की गई है कि गरीबी का स्त्रीकरण अनुभव सिद्ध आंकड़ों की कमी के कारण हुआ, जबकि दूसरी मान्यता अर्थात जो दूसरा कथन है, दूसरी मान्यता दी गई है प्रश्न में, वह परिच्छेद के अनुसार सही है कि गरीबी में लैंगिक मुद्दों की समझ महत्वपूर्ण है, अर्थात गरीबी के स्त्रीकरण का जो पूरा मुद्दा है वह लैंगिक मुद्दे पर ही आधारित और लैंगिक समझ पर ही आधारित है, जो इस बात को स्पष्ट करता है, इस बात को व्यक्त करता है कि किस प्रकार महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक गरीब हैं, कि उनके बीच पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक बेरोजगारी है। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी अर्थात केवल कथन 2 सही है। अगला प्रश्न कि उद्धरण के अनुसार दिए गए कथनों में से कौन सा से वैध है, अर्थात 2 कथन दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है या वैध है, या दोनों ही कथन वैध हैं या दोनों ही कथन वैध नहीं है। कथन 1, नीति निर्माण ने आज तक गरीबी और लिंग के बीच संबंध की उपेक्षा की है। कथन 2, गरीबी और लिंग के बीच के संबंध को ध्यान में रखने वाली नीतियों को बनाने के लिए लिंग से संबंधित भिन्न भिन्न आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें, परिच्छेद को ध्यान में रखें, तो पता चलता है कि कथन 1 गलत है, क्योंकि पूरे परिच्छेद में कहीं यह चर्चा नहीं की गई है कि नीति निर्माण ने आज तक गरीबी और लिंग के बीच के संबंध की उपेक्षा की है, अर्थात कि अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है गरीबी और लिंग के बीच संबंध पर, ऐसी कोई चर्चा परिच्छेद में नहीं की गई है। जहां तक कथन 2 का प्रश्न है तो कथन 2 परिच्छेद के अनुसार सही है, क्योंकि गरीबी और लिंग के बीच के संबंध को ध्यान में रखने वाली नीतियों को बनाने के लिए लिंग से संबंधित भिन्न भिन्न आंकड़े महत्वपूर्ण है। यह चर्चा परिच्छेद में की गई है कि किस प्रकार लैंगिक रूप से समेकित आंकड़ों की कमी के कारण गरीबी उन्मूलन के लिए बनाई गई नीतियां, गरीबी उन्मूलन के लिए नीतियां बनाने में समस्या आती है, विशेषकर गरीबी के स्त्रीकरण के, जो स्त्रीकृत गरीबी है उसके उन्मूलन में। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है।